नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे, रोज़ कुछ न कुछ सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे होंगे और अपने स्टैटिक जीके को तैयार करते हुए डेली करंट अफेयर का जो प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के समय में आपको सुविधा हो सके। चलिए, उससे पहले सेशन की शुरुआत से पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसका लिंक लगाएं ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। चलिए, आज के लिए आपका पहला प्रश्न। तो हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड आया और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। अब ये देखने में तो लग रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर जो है उससे संबंधित लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है उससे संबंधित नहीं है। ये चक्रवात का नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यहाँ पर चक्रवात आया और इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चर्चा में क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चक्रवात अल्फ्रेड आने वाला है। यह तूफान पिछले 50 साल में इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा खतरनाक चक्रवात में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो के मुताबिक चक्रवात ने पहले ही तट के इलाकों में खतरनाक लहरें पैदा कर दी है। गोल्ड कोस्ट पर 12.3 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई वाली लहर जो है देखी जा रही है। चलिए, चक्रवात क्या है उसके बारे में बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं में क्या होता है? तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है चक्रवात में। इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे टाइफून नाम होता है चीन सागर और प्रशांत महासागर में, हरिकेन होता है कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में, टॉर्नेडो होता है पश्चिमी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में, विली विलीज होता है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, पूर्व ऑस्ट्रेलिया में लगभग आ रहा है, ठीक है, उत्तर में नहीं आ रहा है। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में विली विलीज जाना जाता है। चलिए आगे देखें। तो ये इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की बात करें तो उत्तर व दक्षिणी गोलार्धों में 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री अक्षांश तक इन दोनों के मध्य जो है मध्य सागर की सतह पर होता है। ये महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं जहां तापमान पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ज़्यादातर जो है, जैसे ये कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा आता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो वामावर्त होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा हेमिस्फेयर है ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से 8 डिग्री इधर, 8 डिग्री इधर, या 5 डिग्री कहीं कहीं लिखा रहता है, क्योंकि ये कोरियालिस बल यहाँ पर लगभग जो है नगण्य होता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आता है। इसके एबव जो है 15 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री साउथ में ये चक्रवात आते हैं, 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में। और जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो वामावर्त चलता है इस तरीके से, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दायावर्त चलता है यानी क्लॉकवाइज। चलिए बात करें इसके निर्माण के कारकों की। तो इसके निर्माण में 27 डिग्री या उससे अधिक का सतत समुद्री तापमान आवश्यक होता है, तब ये चक्रवात आते हैं। और मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी होनी चाहिए। हवा की औसत गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग होना चाहिए। और घूर्णन आरंभ करने के लिए कोरियालिस बल की उपस्थिति, एक प्रारंभिक निम्न दबाव क्षेत्र ये होना चाहिए। तो बिना कोरियालिस बल के जो है ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए जो है 0 डिग्री से 8 डिग्री के लगभग 10 डिग्री की मान के चलिए तो लगभग कम होता है, ठीक है।
यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं, क्योंकि कोरियालिस बल जो है लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक अवस्था जो है निम्न दाब क्षेत्र होता है, निम्न दाब क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च और 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व के स्तर पर मनाया जाता है, महिलाओं के सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित है। और वहीं पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था। तब से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जो महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और दुनिया भर में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए समर्पित है। यह वैश्विक आयोजन महिलाओं के अधिकारों की दिशा में हुई प्रगति तथा जीवन के कई पहलुओं में महिलाओं के सामने मौजूद चुनौतियों की याद दिलाता है। इस उत्सव की शुरुआत यूरोप और उत्तरी अमेरिका के श्रमिक आंदोलनों से हुई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2011 में मनाया गया था। इस बार की थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम कार्रवाई में तेजी लाना है, यानी एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, तो आप ये थीम याद रखिएगा इस बार का, एक्सेलरेट एक्शन, कार्रवाई में तेजी लाना। चलिए आगे बढ़ें तो अब ये देखिए कुछ अंतर है। अब यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय महिला दिवस की। ये राष्ट्रीय और ये है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय। तो दोनों में प्रमुख अंतर देखें तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है एक राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाई गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में सार्वभौमिक मताधिकार और अन्य महिला अधिकारों को प्राप्त करने के लिए श्रमिक आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। दायरा की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है केवल भारत में ही मनाया जाता है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उद्देश्यों में अंतर है थोड़ा सा कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है यह विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने और उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, यानी सरोजिनी नायडू की जयंती को चिन्हित करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वार्षिक साहित्य महोत्सव ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये साहित्य महोत्सव है, वार्षिक है। चर्चा में क्यों है? तो वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। तो आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य महोत्सव 2025 की विशेष बातों को देखें तो आयोजन की तिथि 7 मार्च से 12 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। मंत्रालय क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। आयोजन कौन करता है? साहित्य अकादमी। ठीक है, और मंत्रालय क्या है? संस्कृति मंत्रालय। उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर जो है प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी जो है मौजूद थे। उद्देश्य की बात करें तो साहित्य और भाषा के विकास को प्रोत्साहित करना। पुरस्कार
इसमें प्रदान किया जाता है। 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव ये उत्सव है और ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की ओर से शुक्रवार 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी नई दिल्ली के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और ये रहे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और इसका उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और प्रख्यात लेखक और विद्वान उपमन्यु चटर्जी इस वर्ष का संवत्सर व्याख्यान देंगे। 50 से अधिक भाषाओं के करीब 700 लेखक इसमें हिस्सा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 700 लेखक इस महोत्सव में भाग लेते हैं। इसके 100 से अधिक सत्र होते हैं। महोत्सव का विषय की बात करें तो महोत्सव का विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं होगा और महोत्सव के आखिरी 3 दिनों के दौरान इस विषय पर प्रख्यात विचारकों और लेखकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में सी ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर। तो ये हुआ हिंद महासागर में। चलिए तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए तो हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हुआ। सी ड्रैगन 2025 के बारे में बात करें तो स्थान इसका क्या होने वाला है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर होगा। मेजबानी इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाएगा, मेजबानी किया जाएगा। आयोजन जो है 4 मार्च से 19 मार्च तक के बीच में होगा। शामिल देश इसमें कौन कौन से होंगे? तो अमेरिका होगा, भारत होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और कोरिया गणराज्य होगा। अब ये चारों देश जो है ये क्वाड देशों के सदस्य हैं। ठीक है। और उसके अलावा कोरिया गणराज्य है, तो 5 देश हैं। भारत जो है P-8I विमान भारतीय नौसेना इसमें शामिल होगा भारत की तरफ से। और इसकी प्रकृति क्या है? तो वार्षिक है और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। उद्देश्य की बात करें तो यह है एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। सभी देश अपने समुद्री गश्ती और टोही विमान तैनात करते हैं। भाग लेने वाले देशों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उनके प्रदर्शन के लिए ग्रेड दिया जाता है। अधिकतम ग्रेड अर्जित करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार दिया जाता है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल ने 2022 से यह पुरस्कार लगातार जीता है। ठीक है। तो सी ड्रैगन के बारे में देख लें तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और प्रारंभिक देश कौन कौन से थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के रूप में ये 2 देश ही शुरुआत में थे। और वर्ष 2020 में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, कोरिया गणराज्य नौसेना और रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए बात करें तो चर्चा में क्यों है ये बिंदु। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जय माल्या बागची
को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। तो जय माल्या बागची ये रहे और इन्हीं को अभी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जज के रूप में। कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करते थे 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमश कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई भी न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बेंच पे कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व है। जजों की नियुक्ति की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो है न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, साथ ही साथ उनके स्थानांतरण की भी सिफारिश जो है कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही होती है। और ये जो कॉलेजियम प्रणाली है न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक संस्था है, बल्कि इसका जो है प्रावधान जो है उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आया है। प्रथम, अब इसमें कौन कौन से मामले हैं तो प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 का आता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 का। जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद भेजी जाएगी। इस अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका की आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उनका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी है। तो पहले क्या था, प्रथम न्यायाधीश मामले में सिर्फ मुख्य न्यायाधीश जिसको सिफारिश करते थे उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करते थे और यहाँ पर अस्वीकार करने की जो है बात कही गई थी। वहीं दूसरे न्यायाधीश मामले में क्या हुआ कि एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और उसके साथ साथ 2 वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ये तीनों लोग मिलकर के सिफारिश करेंगे। सिफारिश करने के बाद क्या होगा कि कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। जैसे कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं वो भी, ठीक है, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका की आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी होता है। यानी स्वीकार करेगा तो भी निर्णय बाध्यकारी होगा, उसे मानना पड़ेगा, और अस्वीकार होगा तो भी उसे मानना पड़ेगा। फिर मामला आता है तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 का। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों के साथ परामर्श करना होगा। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला न्यायाधीश मामला 1981 का था और इसमें सिर्फ CJI थे, ठीक है। फिर 1993 का मामला आता है, सेकंड जजेस केस जिसे बोलते हैं। इसमें CJI प्लस 2 वरिष्ठतम जज थे। फिर ये तीसरा मामला आता है 1998 का। इसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठतम जज मिलकर के सिफारिश करते हैं। चलिए आगे देखें। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त वरिष्ठता के आधार पर होती है।
उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर विरोध करें तो उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती है। सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, न कि मौखिक रूप में। तो यहाँ पर लिखित रूप का प्रावधान है, ठीक है, सिफारिश करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ में स्थापित हुआ? तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ? ये सोनल में स्थापित हुआ। सोनल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अभी है क्या ये? पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन, पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र, ठीक है। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र सोनल में स्थापित हुआ। हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में बद्दी बटोरीवाला नालागढ़ क्षेत्र में भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित की गई। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल का उत्पादन होगा। परियोजना की समझौता की बात करें तो हिमाचल सरकार और मेसर्स स्प्रे इंजीनियर्स डिवाइसेस लिमिटेड के बीच 5 मार्च 2025 को शिमला में समझौता हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनना है। तो ये आप इम्पोर्टेंट रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनना चाहता है। परियोजना में लगभग 1400 करोड़ का निवेश होगा और इससे 1000 नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। चलिए एपीआई संयंत्र और ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका की बात करें तो संयंत्र में संयुक्त सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक का उत्पादन होगा जो दवाओं में सक्रिय तत्व होता है। उदाहरण पेप्टाइड एपीआई का उपयोग मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों के इलाज में किया जाता है। संयंत्र को ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलेगी जिसके लिए शुरुआत में 30 मेगावाट का प्लांट लगेगा जिससे 50 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होता है और इसके लिए सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल उत्पादन की बात करें तो भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य रखा है। कहाँ मिलाने का लक्ष्य रखा है? पेट्रोलियम उत्पाद में, ठीक है। शुरुआत में इथेनॉल गन्ने के गुड़ से बनता था यानी 1G एथेनॉल, लेकिन अब चावल, गेहूं का भूसा, गन्ने का कचरा, मकई के भुट्टे, कपास के डंठल आदि से 2G एथेनॉल का उत्पादन होता है। यानी 1G में क्या था? सिर्फ गन्ने के गुड़ से बनाया जाता था तो उसे 1G कहते थे। अब 2G इथेनॉल किसे बोलते हैं? इसमें चावल हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, गन्ने का कचरा हो गया, मकई के भुट्टे हो गए, कपास के डंठल हो गए, ये सब 2G एथेनॉल में आते हैं। सरकार 2G एथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री G1 योजना चला रही है। चलिए अब ये देख लीजिए कि प्रमुख जो हाइड्रोजन है वो कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो है ग्रीन हाइड्रोजन जो चर्चा में रहता है और इसे जो है इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसिफिकेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन के उत्पादन में वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गैर जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसलिए इसमें जो है CO2 उत्सर्जन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग जो है ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। दूसरा जो है पिंक एनर्जी। चलिए अब इधर से देख लेते हैं पिंक वाला। तो पिंक वाला जो है
ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होता है और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के बाद जो है पानी के उच्च तापमान के माध्यम से उत्प्रेरक को विभाजित किया जाता है, उसके दौरान ये प्राप्त किया जाता है। वहीं बात करें, एक मिनट दोस्तों, गला सूख रहा है। वहीं बात करें फिरोजी वाला, तो इसमें ऊर्जा जो उपयोग किया जाता है वो मीथेन का उपयोग किया जाता है और इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है फायरोसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें जो है CO2 के बजाय कार्बन को ठोस रूप से निकाला जाता है, इसीलिए इसे जो है परऑक्साइड हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया जाता है, यानी जैव ईंधन का। इसमें कोल क्लासिफिकेशन और मीथेन रिफॉर्मेशन के साथ यूज किया जाता है, तब जाकर के ये ब्लू हाइड्रोजन बनता है। और इसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसों को कैप्चर किया जाता है, इसलिए यह पर्यावरणीय प्रभावों को कम भी करता है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कैप्चर किया जाता है ब्लू वाले में। ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो यह जो है नेचुरल गैस का प्रयोग करके बनाया जाता है और यह जो है प्रक्रिया जो है लगभग ब्लू हाइड्रोजन के समान ही होती है और इसमें हाइड्रोजन और CO2 को विभाजित किया जाता है, लेकिन CO2 को कैप्चर नहीं किया जाता है। तो इसमें CO2 तो कैप्चर होता है, CO2 कैप्चर होता है, लेकिन यहाँ पर CO2 कैप्चर नहीं होता है, CO2 कैप्चर नहीं होता है। ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ब्राउन हाइड्रोजन यानी ब्राउन कोयले से बना या ब्लैक कोयले से बना हाइड्रोजन होता है और ये इसमें कोल क्लासिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है और गैसीकरण के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है। और यह जो है बहुत ही प्रदूषणकारी होता है, चूँकि कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो ये प्रमुख 6 प्रकार के हाइड्रोजन के प्रकार हैं। चलिए अब वहीं बात करें तो राष्ट्रीय हरित मिशन योजना, हाइड्रोजन मिशन जो है आई थी 2023 में। तो इसकी शुरुआत जो है 2023 में की गई थी और इसका मिशन का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना है। तो ये आप लक्ष्य रखिएगा, याद रखिएगा, 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। 2023 में आई थी। परियोजनाओं, शोध और तकनीक विकास के लिए 19,744 करोड़ का निवेश किया गया है। इस राष्ट्रीय हरित योजना हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हुआ है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहयोग हासिल किया गया है। उद्योग की भागीदारी भी हुई है, जैसे अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख उद्योग हरित हाइड्रोजन में भारी निवेश कर रहे हैं। और नीति समर्थन की बात करें तो सरकार द्वारा स्पष्ट नीतियों और सब्सिडी के माध्यम से हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कब आया था, 2023 में आया था। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। साथ ही साथ ये एक लक्ष्य याद रखिएगा कि 2025-26 तक जो है 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का। ठीक है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहे। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल को क्या नाम दिया गया है? तो पंचजन, बाली, गांडीव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, C होगा, गांडीव।
चलिए व्याख्या को देखें तो ये रहा अस्त्र MK3 भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली। तो कौन सी मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र MK3 को आधिकारिक रूप से गांडीव नाम दिया गया है। ठीक है, यह मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिससे शॉर्ट फॉर्म में DRDO द्वारा विकसित की जा रही है। इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जाएगा। गांडीव मिसाइल की विशेषताओं की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 340 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक बनाती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 और LCA तेजस लड़ाकू विमानों में तैनात किया जाएगा और भविष्य में यह अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए भी अनुकूलित की जा सकती है। तो अभी सुखोई में लगाया जाएगा और LCA तेजस लड़ाकू विमान में। भारत के रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होगी। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए यानी 2.63 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 15,920 करोड़ से 32.5 अधिक है। ये पिछले वर्ष कौन सी बात हो रही है? 2022-23 की। पिछले 10 वर्षों में यह 31 गुना बढ़ा है। भारत कुल रक्षा उत्पादन के मामले में 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो गोलियत बीटल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो ये अफ्रीका से है। तो गोलियत बीटल ये क्या है? एक प्रकार का कीट है। तो हाल ही में खबर में आई विश्व की सबसे बड़ा कीट अफ्रीका का विशालकाय गोलियत बीटल विलुप्त के कगार पर पहुंच गया है। यह बीटल अपने विशाल आकार और विशेष रूप के लिए जाना जाता है। तो ये देख रहे होंगे गोलियत बीटल, ये अफ्रीका का। इसके बारे में जानकारी हासिल करें तो गोलियत बीटल जो है जीनस गोलियथस दुनिया के सबसे बड़े कीटों में से एक है। इसकी 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बीटल 110 मिमी तक लंबे हो सकते हैं। नर के सींग वाई आकार के होते हैं जबकि मादा के सींग नहीं होते हैं। ये बीटल पश्चिम और मध्य अफ्रीका के घने वर्षा वनों में पाए जाते हैं, जैसे सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, कोट डी आइवर, घाना, नाइजीरिया आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके लार्वा जो है सर्वाहारी होते हैं और मांस के साथ साथ पौधों के मलबे को भी खाते हैं। गोलियत बीटल की महत्वता की बात करें तो यह वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को पूरे पारिस्थितिक तंत्र में फैलाने में मदद करते हैं। वयस्क बीटल कुछ विशेष पेड़ों के रस का भोजन करते हैं, जबकि उनके लार्वा सर्वाहारी होते हैं। यह वनों के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। यदि गोलियत बीटल की संख्या अधिक है तो इसका मतलब है कि जंगल स्वस्थ है। अब वहाँ पर जो है देख रहे होंगे किस तरीके से सूखा का प्रभाव देखा गया, प्रकोप देखा गया। और अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी वहाँ के वन्य जीव को मार के खाने की खबर आ रही थी पिछले वर्ष, जिसमें हाथी भी शामिल था। ठीक है, तो यानी वहाँ के जंगल घट रहे हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। गला आजकल बहुत सूख रहा है, पता नहीं क्या है दिक्कत। खैर चलिए कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के साथ बने रहने के लिए।